विद्यार्थियों, आज हम इस वैश्विक महामारी कोरोना के चलते ग्लोब एकेडमी माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मैं तमाम विद्यार्थियों से अनुग्रहित रहूँगा कि वो अपने घर पर रहें और स्वस्थ रहें। आज मैं गणित की एक क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि सभी को अच्छी लगेगी। तो आज हम बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं कि केंद्र के इर्द गिर्द रहने वाले मापों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है, तो हम कह सकते हैं कि केंद्र के इर्द गिर्द रहने वाले मापों को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दो प्रकार के होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गणितीय माध्य। गणितीय माध्य, गणितीय माध्य, और दूसरा होता है स्थिति माध्य। स्थिति माध्य। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दो प्रकार के हुए, एक गणितीय माध्य और दूसरा स्थिति माध्य। अब गणितीय माध्य जो है वो तीन प्रकार के हुए। पहला समानांतर माध्य। समानांतर माध्य। दूसरा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य। और तीसरा माप होगा वो होगा हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य। और स्थिति माध्य की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माध्यक या माध्यिका। माध्यक या माध्यिका। और दूसरी जो माप होती है, और दूसरा जो कह सकें तो वो होता है बहुलक। बहुलक। तो हमने बात करी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी केंद्र के इर्द गिर्द रहने वाले मापों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दो प्रकार के होते हैं, गणितीय माध्य और दूसरा स्थिति माध्य। अब गणितीय माध्य में समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य होता है, जबकि स्थिति माध्य में दो प्रकार के मान रहते हैं, एक तो माध्यिका और दूसरा बहुलक। देखो इनका मान कहां कहां ज्ञात किया जाता है वो देखिए कि समानांतर माध्य यानी औसत, बात करते हैं औसत की, यानी औसत जब भी किसी भी वस्तु का औसत ज्ञात करना हो तब हम समानांतर माध्य का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर आपको ज्ञात करनी है, वृद्धि दर यदि आपको ज्ञात करनी हो तो हम गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करते हैं। जबकि समय, दूरी या चाल का पता लगाना हो तब हम हरात्मक माध्य लेते हैं। अब स्थिति माध्य की बात करें तो उसमें पहला आता है माध्यिका। और माध्यिका में यानी गुणात्मक तथ्य जो होते हैं, गुणात्मक तथ्य ज्ञात करने के लिए हम माध्यिका का प्रयोग करते हैं। और पूर्वानुमान
अनुमान लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुलक का प्रयोग करते हैं। ये होती है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। सबसे पहले गणितीय माध्य में समानांतर माध्य, औसत ज्ञात करने के लिए समानांतर माध्य का प्रयोग करते हैं। वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए हम गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करते हैं। समय, दूरी और चाल ज्ञात का पता लगाने के लिए हरात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है। जबकि स्थिति माध्य में दो प्रकार के मान होते हैं, एक तो माध्यिका और दूसरा होता है बहुलक। माध्यिका करता है गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करने के लिए हम माध्यिका का प्रयोग करते हैं, और पूर्वानुमान जो मान निकालते हैं उसको बहुलक द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब 10वीं और 9th क्लास में हम बात करें तो हम तीन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले जो आपके कोर्सेज में एक समानांतर माध्य पूछा जाएगा, माध्यिका पूछी जाएगी, बहुलक पूछा जाएगा, और आज तक जितने भी बोर्ड के एग्जाम हुए हैं इसमें 6 से 7 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न जो होता है 6 नंबर का और एक आधा यानी 7 नंबर तक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले समानांतर माध्य लेंगे, फिर माध्यिका लेंगे और फिर बहुलक लेंगे। तो समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों में से एक प्रश्न पूछा जाता है और इसके 6 नंबर होते हैं। अब समानांतर माध्य देखो, समानांतर माध्य यानी औसत ज्ञात करना। औसत हम ज्ञात करते हैं तो एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, ये होता है औसत ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो, समानांतर माध्य हम 3 श्रेणियां लेंगे और इन 3 श्रेणियों से अलग अलग प्रकार से कैसे माध्य ज्ञात किया जाता है वो हम बात करेंगे। तो देखो, 3 श्रेणियां कौन कौन सी है। सबसे पहली श्रेणी जो होती है वो होती है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य ज्ञात करना या औसत ज्ञात करना। दूसरी जो श्रेणी होती है वो होती है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी से हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। और तीसरी चीज होगी वह सतत श्रेणी या बारंबारता श्रेणी। सतत श्रेणी या बारंबारता श्रेणी। इन 3 श्रेणियों का प्रयोग करते हुए हम समानांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, तो सीधे तौर पर आपको संख्याएं दे रखी हो, जैसे कि किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं, इनका औसत ज्ञात कीजिए। या दूसरी बात की जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात करो। या एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी जिनकी ऊंचाई निम्नानुसार है, इनका समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं, सीधी संख्याएं आपको दी जाती है, उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। और उस व्यक्तिगत श्रेणी का समानांतर माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि एक प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा एक कक्षा टेस्ट 10 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार है 5, 7, 9, 6, 7, 8, 4, 6, 3 और 1। इस प्रकार 10 विद्यार्थियों का
10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार से दिए गए हो और इनका समानांतर माध्य ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका सीधा तरीका रहेगा राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, यानी राशियां जो जितनी भी दी गई है उनका योग करेंगे। 5 + 7 + 9 + 6 + 7 + 8 + 4 + 6 + 1 और +3, 1 और 3, और ये राशियों का योग और बट्टे में आगे राशियों की संख्या है। कितनी संख्या है यानी कितने विद्यार्थी है? तो 10 विद्यार्थी है तो हम बट्टे में कर देंगे 10। अब राशियों का योग करेंगे। 5 7 12 12 9 21 6 27 27 और 7 34 34 और 8 42 4 46 46 6 52 52 और 1 53 53 और 3 56, यानी इनका राशियों का योग हो गया 56 और बट्टे राशियों की संख्या हो गई 10। अब इसमें भाग देंगे तो आएगा 5.6। ये हो गया इसका समानांतर माध्य। व्यक्तिगत श्रेणी दी गई हो तो समानांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है? दूसरी जो श्रेणी आती है वो होती है खंडित श्रेणी। अब खंडित श्रेणी में क्या होगा कि दो चीजें दे रखी होगी। एक तो आपको दे रखा होगा वर्ग चिन्ह, एक दे रखा होगा वर्ग चिन्ह और वर्ग चिन्ह के साथ साथ दे रखी होगी बारंबारता। ये दो चीजें होगी, एक तो होगा वर्ग चिन्ह x और दूसरी होगी f बारंबारता फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम बात करें जैसे वर्ग चिन्ह था 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार ये वर्ग चिन्ह थे और बारंबारता इनकी थी यानी 4 7 3 4 और 6, इस प्रकार से बारंबारताएं थी। अब इस खंडित श्रेणी से समानांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा वो बात करें तो इसमें एक चीज रहेगी। अब खंडित श्रेणी से माध्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, यही है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अब राशियों का योग जो होता है उसको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। ये चिन्ह है सिग्मा यानी योग को प्रदर्शित कर रहा है। सिग्मा fx का अर्थ क्या हुआ? f बारंबारताएं और x वर्ग चिन्ह, इन दोनों का गुणा करके उसका योग और बट्टे में सिग्मा सिग्मा का अर्थ हुआ योग और f का अर्थ हुआ बारंबारता, यानी बारंबारताओं का योग करना है। और दूसरा f यानी बारंबारताएं और x यानी वर्ग चिन्ह, इन दोनों का गुणा करके उनका योग और बट्टे में जो बारंबारता है उनके योग का भाग देना है। अब देखो fx हम यहाँ निकालेंगे, fx निकालेंगे, f और x दोनों का गुणा करके इस कॉलम में लिखेंगे। तो देखो 4 का 1 से गुणा 4, 7 का 2 से गुणा 14, 3 का 3 से गुणा 9 और 4 का 4 से गुणा 16, 6 का 5 से गुणा 30। अब देखो योग करते हैं आगे, यहां मैं योग लिख रहा हूं। एक तो योग करना है सिग्मा fx यानी fx का योग करना है और दूसरा सिग्मा f यानी f का योग करना है। अब देखो fx जो है उनका योग करते हैं 14 और 4 18, 18 9 27, 27 और 16 43, 43 और 30, 43 और 30 जोड़ते हैं तो आता है 73, यानी ये हो गया सिग्मा fx यानी इनका योग। और इनका योग करेंगे उसको हम लिखेंगे सिग्मा f और सिग्मा f का योग करते हैं 7 4 11, 11 और 3 14, 4 18 और 6 24, ये देते हैं 24। अब हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे तो सूत्र लगाएंगे सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। अब सिग्मा fx जो है वो कितना है 73 और सिग्मा f का मान है 24। अब 73 के अंदर 24 का भाग दे देंगे, 24 का भाग 73 में दे, 24 से कम 24, 24 दूनी 48 और 24 या 72, 3 बार गया, फिर भाग जाएगा नहीं, एक बच्चे का दशमलव लगा देंगे, एक के पीछे एक जीरो लगाएंगे, भाग टूट जाएगा, जीरो लगाएंगे और 100 में 4 बार जाएगा। तो लगभग कितना आएगा इसका
जो समानांतर माध्य होगा वो लगभग होगा 3.04। अब ये दो चीजें हो गई, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी और एक खंडित श्रेणी। मैं इन्हीं की बात वापिस करूं कि कभी कभार क्या होता है कि व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य दे दिया जाता है और मध्य में एक संख्या लुप्त कर दी जाती है, उस लुप्त संख्या को ज्ञात करना होता है। वैसे ही खंडित श्रेणी में भी होगा। तो हम दोनों को एक एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में जब माध्य दिया गया और बीच में एक संख्या नहीं दी गई हो तो उसको कैसे हल करेंगे, और खंडित श्रेणी में भी बारंबारता को यदि लुप्त दिया गया है और माध्य दिया गया है तो हम उसको लुप्त बारंबारता को कैसे ज्ञात करेंगे। और उसके बाद हम सतत श्रेणी की बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, और यहाँ इनकी 3 विधियों द्वारा इसे हल किया जाता है। वो अलग अलग विधियां भी हम पढ़ेंगे। अब व्यक्तिगत श्रेणी के दूसरे प्रश्न की बात करें, जिसमें देखो एक संख्या है 5, 4, 3 x तथा 7 का समानांतर माध्य 5 है, तो इस लुप्त बारंबारता x को ज्ञात करना। और खंडित श्रेणी की बात करें तो इसमें वर्ग चिन्ह है 1, 3, 5, 7 और बारंबारता है 3, 5 x यानी लुप्त हो गई, और फिर 6। इनका समानांतर माध्य 4.5 है, तो इस लुप्त बारंबारता x को ज्ञात करें। कैसे करेंगे कि इनका समानांतर यदि माध्य ज्ञात करना होता, व्यक्तिगत श्रेणी का समानांतर माध्य ज्ञात करना होता, तो हम सूत्र लगाते राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब राशियों का योग करें, राशियों का योग करें तो क्या होगा 5 + 4 + 3 + x + 7 और बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या करें तो 1, 2, 3, 4 और 5, पट्टे में 5 बराबर। जब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करते हैं तो इनका माध्य प्राप्त होता है, और इनका माध्य कितना आएगा 5 आएगा, तो ये 5 और बट्टे में कोई पद नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ 5, 4, 9, 3, 12, 12 और 7 19, 19 + x और बट्टे में क्या है 5 और बराबर 5 और बट्टे में क्या है 1, यानी दो भिन्नों के मध्य बराबर आ रहा है, तो हम वज्र गुणन करेंगे। अब देखो वज्र गुणन करते हैं, 19 + x का 1 से गुणा करेंगे 19 + x और 5 का 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 25। अब 19 प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 25 - 19। अब 25 में से 19 गया, यानी x का मान कितना आ गया 6। अतः इस लुप्त बारंबारता x का मान क्या है 6। अब खंडित श्रेणी से जब लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है, खंडित श्रेणी से हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। खंडित श्रेणी से माध्य ज्ञात करने का तरीका आपको बताया, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx में सिग्मा f का भाग देना है, तो देखो x है f है, अब fx निकालना है, ये fx f और x का गुणा करेंगे, 1 और 3 का गुणा 3, 3 और 5 का गुणा 15, 5 और x का गुणा 5x और 7 और 6 का गुणा 7 और 6 का गुणा 7 × 6 = 42। अब हमें एक तो निकालना है fx का योग और दूसरा f का योग करना है। अब देखो fx का योग करते हैं तो 15 और 3 18, 18 और 42, 18 और 42 करते हैं तो आता है 60 और प्लस में ये 5x जोड़ेंगे तो होगा 60 + 5x और ये हो गया सिग्मा fx, यानी सिग्मा fx का मान कितना आ गया 60 + 5x। और दूसरा सिग्मा f का मान निकालें तो ये है बारंबारता का योग जिसे हम सिग्मा f कहेंगे। इनका योग करें तो 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 + x, 14 प्लस क्या होगा x। ये हो गया सिग्मा fx का मान और ये हो गया सिग्मा f का मान। अब सूत्र में मान रखें तो क्या होगा कि सिग्मा fx में सिग्मा f का भाग देते हैं तो समानांतर माध्य जो है हमें प्राप्त होता है। अब सिग्मा fx का मान क्या है 60 + 5x और बट्टे में सिग्मा f का मान है 14 + x। अब जब सिग्मा fx में सिग्मा f का भाग दिया तब तो हमें माध्य प्राप्त हुआ और माध्य कितना प्राप्त होगा 4.5 और बट्टे में कोई पद नहीं है तो 1 लगाएंगे। भिन्नों के मध्य बराबर आ रहा है इसलिए हम वज्र गुणन करेंगे, तो वज्र गुणन करते हैं 60 + 5x का 1 से गुणा करेंगे
तो होगा 60 प्लस 5x। अब 4.5 का 14 प्लस x से गुणा करते हैं। 4.5 का 14 से गुणा करेंगे तो देखो 14 का 4 से गुणा 14 चौके 56 और 14 का 5 से गुणा 14 का 0.5 से गुणा होता है 7। 56 और 7 सीधा कर लेता हूं। 14 का 5 से गुणा 70, 70 का 0 हासिल के साथ 14 का 4 से गुणा 14 चौके 56, 56 और 7 63, यानी 63.0 और प्लस में 4.5 का x से गुणा करते हैं तो 4.5x आता है। x वाले पदों को एक पक्ष में ले आते हैं तो यहाँ है 5x और ये 4.5x जो प्लस का है इधर लाएंगे तो होगा माइनस का 4.5x बराबर ये है 63.0 और ये 60 प्लस का उधर ले गए तो माइनस का हो गया 60। 5x में से 4.5x गया, पीछे बचेगा आपके 0.5x और 63 में से 60 गया, पीछे बचा 3। 0.5 गुणा में है, उधर ले जाएं तो भाग में होगा x बराबर 3/0.5। अब 0.5 का भाग 3 में देंगे तो जाएगा 6 बार, x बराबर 6। इस प्रकार से समानांतर माध्य हमें प्राप्त हो गया। समानांतर माध्य तो था 4.5 और लुप्त बारंबारता हमें ज्ञात करनी थी और वो लुप्त बारंबारता आ गई 6। अब बोर्ड कक्षा के अंदर एक लेसन है 17वां लेसन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, जिसमें हमने 2 प्रश्नावलियां आज पूरी कर ली हैं। एक 17.1 जो व्यक्तिगत श्रेणी से समानांतर माध्य ज्ञात करना है और 17.2 जो खंडित श्रेणी से हमें समानांतर माध्य ज्ञात करना है। आगे जो हम सतत श्रेणी से समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे, ये अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसको हम अगले वीडियो में ज्ञात करेंगे।